आज हम बात कर रहे हैं फॉर्मूला 1 के एक ऐसे दिग्गज ड्राइवर की जिसने कई सालों तक खेल पर अपना दबदबा बनाए रखा, लुइस हैमिल्टन। हाँ बिल्कुल, और हमारे पास द ग्रिड यूट्यूब चैनल का एक काफी दिलचस्प विश्लेषण है। हाँ, जो ये सवाल पूछता है कि अपने चरम पर, मतलब अपने पीक पर, लुइस हैमिल्टन असल में कितने अच्छे थे। एग्जैक्टली, और ये पड़ताल सिर्फ आंकड़ों की नहीं है। हम उन खासियतों को देखेंगे जिन्होंने उन्हें इतना सफल बनाया, खासकर मर्सिडीज के साथ जो उनका दौर था। बिल्कुल। तो स्रोत के आधार पर चलिए उनके शुरुआती करियर से लेकर हाल के जो नियम बदले उस पूरे सफर पर एक नजर डालते हैं। हाँ, तो कहानी इंग्लैंड में शुरू होती है। उनके पिता, उन्होंने कई नौकरियां की ताकि लुइस का रेसिंग का सपना पूरा हो सके। और सिर्फ 13 साल की उम्र में मैक्लेरन के यंग ड्राइवर प्रोग्राम में आना ये कोई छोटी बात नहीं थी उस वक्त। बिल्कुल, और फिर जूनियर कैटेगरीज में तो उन्होंने कमाल ही कर दिया। कार्टिंग चैंपियनशिप्स, फॉर्मूला रेनो यूके। हाँ, और फॉर्मूला 3 में तो 2005 में सोचिए 20 में से 15 रेस जीती। 15, और फिर GP2 चैंपियनशिप भी अपने पहले ही साल 2006 में। ये जो लगातार जीते थी ना, ये सिर्फ टैलेंट नहीं दिखाती। अच्छा। हाँ, ये दिखाती हैं कि प्रेशर में कैसे परफॉर्म करना है। मतलब F1 के दरवाजे तो लगभग खुल ही गए थे। और फिर 2007 में F1 डेब्यू मैक्लारेन के साथ, और टीममेट कौन? फर्नांडो अलोंसो, जो उस वक्त के वर्ल्ड चैंपियन थे। हाँ, बहुत बड़ा चैलेंज था ये। लेकिन उन्होंने क्या किया? पहले 9 रेसों में पोडियम, और कनाडा में अपनी पहली ग्रांड प्री भी जीत ली। मतलब कमाल की शुरुआत। अविश्वसनीय। हालांकि वो चैंपियनशिप सिर्फ 1 पॉइंट से रह गई। हाँ, लेकिन जो 1 पॉइंट की कमी थी वो अगले ही साल पूरी हो गई। बिल्कुल, 2008 में सिर्फ 23 साल की उम्र में वो बन गई उस समय के सबसे युवा F1 वर्ल्ड चैंपियन। पर मैक्लारेन के साथ वो शुरुआती सफलता के बाद 2009 से 2012 का दौर थोड़ा ऊपर नीचे वाला रहा, है ना? सही कहा, कार उतनी कंसिस्टेंटली कॉम्पिटिटिव नहीं रही। हालांकि लुइस तब भी रेस जीत रहे थे, पर चैंपियनशिप की दावेदारी लगातार नहीं बन पा रही थी। और यहीं पर उनका वो बड़ा फैसला आया। हाँ, 2013 में मर्सिडीज जाने का फैसला। उस समय बहुत लोगों को ये अजीब लगा था, मर्सिडीज टॉप टीम नहीं थी। बिल्कुल, पर शायद उन्होंने टीम की जो पोटेंशियल थी उसको पहचान लिया था। हो सकता है। पहला साल तो खैर मिला जुला ही रहा। हंगरी में एक जीत मिली, पर टीम और ड्राइवर एक दूसरे को समझ रहे थे। हाँ, वो एक तरह से एडजस्टमेंट का साल था। और फिर आया 2014 का वो बड़ा टर्निंग पॉइंट। नए नियम, वो 1.6 लीटर टर्बो हाइब्रिड इंजन। एग्जैक्टली, और मर्सिडीज ने इस नई टेक्नोलॉजी पर जबरदस्त काम किया था। उनके पास एक तरह का सीक्रेट वेपन था। और यहीं से हैमिल्टन और मर्सिडीज का वो अजेय दौर शुरू हुआ। हाँ, 2014, 2015 लगातार चैंपियनशिप्स। लेकिन इसी दौरान टीम के अंदर ही एक और कहानी चल रही थी। निको रॉसबर्ग के साथ वो प्रतिद्वंद्विता। ओहो, वो राइवलरी, वो तो F1 इतिहास की सबसे यादगार, सबसे तनाव भरी लड़ाइयों में गिनी जाती हैं। बचपन के दोस्त थे और ट्रैक पर बिल्कुल दुश्मन। 2016 का सीजन तो जैसे कोई फिल्म थी। मर्सिडीज ने 21 में से 19 रेस जीती। सोचिए, 19 रेस, पर टाइटल के लिए लड़ाई हैमिल्टन और रॉसबर्ग के बीच आखिरी रेस तक खींची। स्पेन में दोनों टकरा गए थे। हाँ, और फिर अबू धाबी में वो फाइनल रेस। हैमिल्टन रेस जीते, पर रॉसबर्ग दूसरे नंबर पर आकर वर्ल्ड चैंपियन बन गए। और फिर जो हुआ किसी ने सोचा नहीं था। बिल्कुल, चैंपियनशिप जीतने के सिर्फ 5 दिन बाद निको रॉसबर्ग ने अचानक रिटायरमेंट ले ली। पूरा F1 वर्ल्ड हैरान रह गया था। ये F1 इतिहास का एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला मोड़ था। और रॉसबर्ग के जाने के बाद ऐसा लगा जैसे हैमिल्टन को कोई रोक ही नहीं सकता। हाँ, 2017 से 2020 तक वॉल्टरी बोटास उनके टीममेट थे। और उन्होंने लगातार 4 और चैंपियनशिप जीत ली। कुल मिलाकर 7 वर्ल्ड टाइटल्स, माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड की बराबरी। तो सवाल उठता है कि आखिर उनकी इस जबरदस्त सफलता का राज क्या था? हाँ, सिर्फ फिटनेस या मेंटल स्ट्रेंथ तो नहीं हो सकती, वो तो हर ड्राइवर करता है। हाँ, स्रोत कुछ और बताता है, उनकी एक खास ड्राइविंग टेक्निक, उनकी ब्रेकिंग स्टाइल। एग्जैक्टली। स्रोत कहता है कि वो लगातार दूसरों से देर से ब्रेक लगाते थे और ज्यादा जोर से। ये तकनीक उन्होंने कार्टिंग के दिनों से सीखी थी अपने पिता की सलाह पर। हर कोने पर थोड़ा थोड़ा टाइम बचाना। बिल्कुल। और इसके साथ ही स्रोत ये भी बताता है कि कार के ग्रिप को बैलेंस करने में, टायरों को बचाने में उन्हें महारत हासिल थी। अच्छा, जिससे टायर ज्यादा चलते थे। हाँ, और ठंडे भी रहते थे। इससे वो रेस में ज्यादा देर तक पेस बनाए रख पाते थे। लेकिन क्या इसका कोई नुकसान भी था? स्रोत में कुछ बताया गया है, जैसे कभी कंट्रोल खोना या? हाँ, स्रोत में इसका जिक्र है।
ये बैलेंस बहुत ही नाजुक था। जैसे 2013 और 2020 की ब्रिटिश ग्रां प्री में टायर का फटना, वो शायद इसी अग्रेसिव स्टाइल और टायर मैनेजमेंट की लिमिट्स थी। ज्यादातर टाइम ये काम करता था, पर कभी-कभी कीमत चुकानी पड़ती थी। समझ गई। हाँ। लेकिन फिर दिसंबर 2021 के बाद से जब तक ये स्रोत वीडियो बना था, उन्होंने कोई रेस क्यों नहीं जीती? क्या बदल गया अचानक? देखिए, 2021 और खासकर 2022 में F1 नियमों में काफी बड़े बदलाव आए। हाँ, वो एरोडायनामिक्स वाले। हाँ, खासकर कार के फ्लोर में जो बदलाव हुए, फ्लोर कट्स जिन्हें कहते हैं, और टायरों में भी। अच्छा। इन बदलावों ने दूसरी टीमों को मौका दिया, खासकर रेड बुल और मैक्स वर्स्टैपेन को। और मर्सिडीज का जो दबदबा था वो कम हो गया। तो मतलब कार उतनी डोमिनेंट नहीं रही। बिल्कुल, खेल का मैदान एक तरह से लेवल हो गया। तो अगर हम संक्षेप में कहें, अपने पीक पर लुइस हैमिल्टन सिर्फ तेज ड्राइवर नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन था। नैसर्गिक प्रतिभा, जबरदस्त मेहनत, सही टाइम पर मर्सिडीज जाने का वो स्ट्रेटेजिक फैसला। हाँ, और वो उनकी खास ड्राइविंग तकनीकें जैसे लेट ब्रेकिंग और टायर मैनेजमेंट जो उस दौर की कारों के साथ परफेक्टली काम करती थी। 7 वर्ल्ड टाइटल्स, ये आंकड़े खुद कहानी कहते हैं। यकीनन। और ये विश्लेषण एक दिलचस्प सवाल भी हमारे सामने रखता है। क्या? कि जब खेल के नियम बदलते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती है, तो क्या किसी चैंपियन की महानता का असली पैमाना यही है कि वो बदलती परिस्थितियों में खुद को कितना ढाल पाता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। क्या अडेप्टेबिलिटी ही असल महानता है? हाँ, इस पर जरूर सोचा जा सकता है।